जो भी करना है मेरे खिलाफ कर लो। तो मैं डर के और चुपचाप बैठने वाली नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपने लिए लड़ना है या हार मान के बैठ जाना है। तो मैंने हार नहीं मानी और मेरी लिमिट एक टाइम पे आके पूरी हो गई थी कि अब बहुत सहन कर लिया, अब नहीं। तो डर के आगे जीत है, या तो आप जीतोगे या हारोगे। मैं जीत गई। एक बात आपको बोलूंगी तो हंसी आएगी, क्योंकि भले लड़कियां चांद पे जा रही हैं पर घर पे आप चाय और पराठे बना के जाओ। लड़की ने लड़कों का फायदा उठाया है, उनको फंसाने का कोशिश किया है, एंड कुछ केसेस में लड़कियों ने लिटरली मार ही दिया है लड़कों को, अपने हस्बैंड्स को मार दिया। क्या मुझे तो शर्म आती है, क्या महिलाओं के नाम पे कलंक है। की अगर बात करें, औरतों का ऐसा मानना था कि अगर वो डोली में आई है तो अब अर्थी में ही जाएगी, अर्थी में ही जाएगी। उसके खाने से लेकर उसके सोने तक का ख्याल रख रही है, उसके बच्चों को पाल रही है, उसके मम्मी पापा का ख्याल रख रही है, पर उस पति के नजर में वो कुछ नहीं कर रही कुछ नहीं कर रही है। इस केस का एक ऐसा भी पहलू है, लड़की थी, उसने मुसलमान के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट किया था। जो उसके पापा थे उनको पता चल गया था, उसकी माँ तक को नहीं पता है, तो फिर हम और आप तो कैसे डिसीजन ले सकते हैं। लेडी मुझे रात को 12:30 बजे फोन करती है कि मैडम मैं बाथरूम में बंद हूँ, प्लीज आप किसी भी तरीके से मेरे पास पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दी। मुझे नहीं पता मैं अगले पल जिंदा हूँ या मर जाऊँ, मुझे नहीं पता। हाँ, कि जो माँ बाप है अपने बच्चों को लंच में एक पास्ता मैगीज वगैरह दे रहे हैं, तभी तो हम और आप देख भी रहे हैं ना, बच्चों के चश्मे भी आ रहे हैं, बच्चे कैंसर का शिकार हो रहे हैं, अटैक भी आ रहा है। तो ये सबका असर कहीं ना कहीं खान पान भी है। उसका फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा है? भाजी। पाव भाजी, मेरा भी पाव भाजी है। तो वेलकम टू आवर चैनल एरो प्रोडक्शन। आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ज्यादा स्पेशल, बिकॉज आज हमारे साथ आई हैं मिसेस अर्चना सिंह तोमर। मोस्ट वेलकम टू एरो प्रोडक्शन मैम। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। तो मैंने सुना है कि आपका एनजीओ है, तो आप ये बता सकते हैं ये एनजीओ क्या काम करता है? मेरा एनजीओ एक तो स्ट्रीट एजुकेशन बच्चों के लिए, हम स्लम्स एरिया में जाते हैं, वहाँ बच्चों को हमने पढ़ाने का डिसाइड किया। ये अभी चालू किया है 1-2 वीक से। और दूसरा महिलाओं के रोजगार के विषय में, उन्हें रोजगार कैसे दिलाना हर एरिया से। और तीसरा है वुमेन सेफ्टी और वुमेन्स अवेयरनेस। आपके एनजीओ का एजेंडा बहुत ज्यादा अच्छा है, वुमेन सेफ्टी आज के जमाने में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes. तो आप ये सब मैनेज कैसे करते हो? करती हूँ कि महिला होने के नाते दूसरी महिला की हेल्प कैसे करूँ, ऐसा है मेरे अंदर। और हमारी टीम है, टीम वर्क बहुत अच्छा है, तो टीम मुझे काफी हेल्प करती है। और सबसे मेन फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप कुछ भी करें, किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो आपके लिए है ना, आपकी फैमिली सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट करती है और सबसे ज्यादा मुझे मेरी मम्मी हेल्प करती है और मेरा बेटा। स्पेशल होती है। हाँ, नहीं सबकी मम्मी स्पेशल होती है, वो ठीक है, पर मेरी मम्मी ने मुझे शुरू से, मतलब मैं जब बचपन से और शादी के बाद तो मुझे मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी ने देखा है मेरी बेटी किस तरीके से स्ट्रगल करती है। तो आज भी मैं लेट जाती हूँ घर, हमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मम्मी मेरी समझती हैं, हर कोई सवाल कर सकता है, मम्मी सवाल नहीं करती, मम्मी हमेशा सपोर्ट करती हैं। और मेरा बेटा बहुत सपोर्टिव है। हाउ स्वीट। ये तो रियली बहुत अच्छी बात है। माँ तो सपोर्ट करती है अपने बच्चे को, पर बेटा माँ को सपोर्ट कर रहा है, ये रियली में बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। क्योंकि आजकल के जमाने में बेटा अगर माँ को सपोर्ट कर रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज होती है एक माँ के लिए। मेरा बेटा घर से लेके बाहर तक मुझे सपोर्ट करता है। मैं बीमार भी पड़ जाती हूँ ना, तो घर में खाना बनाने से लेके बाहर मम्मी को कहाँ छोड़ना है, कहाँ लेने जाना है, और कोई मम्मी पे सवाल कर रहा है, मम्मी तुम्हारी कहाँ थी, उसका जवाब देने के लिए भी मेरा बेटा तैयार है। तो उसे पता है मेरी मम्मी क्या कर रही है, मेरी मम्मी गलत काम नहीं कर रही, मेरी मम्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसे पता है, इसलिए वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। और मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरा बेटा मुझे सपोर्ट करता है। रियली यू आर वेरी लकी। आप एनजीओ चलाती हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि एज अ लेडी अगर कोई महिला एनजीओ चला रही है तो उसके पीछे की बैक स्टोरी जरूर बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही होगी। तो ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? एनजीओ तो मैंने अभी 1 साल से स्टार्ट किया है। बाकी जैसे किसी की हेल्प करना, किसी लेडी को मोटिवेट करना घर से लेके बाहर तक, वो है ना, मैंने खुद से फेस किया है। मैं खुद को, मतलब बोलते हैं ना, मोटिवेट योरसेल्फ। हाँ। तो मैं खुद से ही मोटिवेट हुई हूँ, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में शादी के बाद में बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, जिन्हें मैं यहाँ बता भी नहीं सकती हूँ, फिजिकली एंड मेंटली। ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग बात है। हाँ, फिर बोलते हैं ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है। हाँ। तो मेरी लिमिट एक टाइम पे आके पूरी हो गई थी कि अब बहुत सहन कर लिया, अब नहीं। तो डर के आगे जीत है, या तो आप जीतोगे या हारोगे। मैं जीत गई। दूसरों को पता नहीं कैसा लगता है, पर मैं अपने आप में जीत गई। और मुझे खुशी होती है कि मैं दूसरी महिलाओं की हेल्प करती हूँ, इनमें से निकालूं। अगर वो घर में
डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। ये जो थिंकिंग है आपकी, ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है और इसका कहीं ना कहीं जो लिंक है ये आपके इमोशनल एक्सपीरियंस से भी जुड़ा है। बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस आपने किए होंगे जिसकी वजह से इतना बोल्ड थॉट आया है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों के दिमाग में ये चीज़ आती ही नहीं है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए, मेरी जब शादी हुई थी ना, तभी मैं 11th में पढ़ रही थी। मैंने 11th का फाइनल एग्जाम भी नहीं कंप्लीट किया था। 11th और 12th मैंने शादी के बाद किया और फिर बड़ी फैमिली में आई तो बहुत कुछ फेस किया, क्योंकि वहाँ मेरे ससुराल वालों की सोच एक मतलब बहुत संकुचित है, रूढ़िवादी सोच है, जहाँ महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। आज भी हमारे ससुराल में है ना, आप बीमार हो या कुछ भी हो, आपको काम करना है तो काम करना है, सुबह 4 बजे। सेम सिचुएशन मेरे साथ थी, बहुत सारी बातें थी पर हम ज्यादा यहाँ बोल नहीं सकते हैं जी। पर ऐसा है कि मैंने है ना 2017 तक 18 तक बहुत कुछ मतलब फेस किया खुद ने। एक चीज ये है कि जब तक आपके अंदर जज्बा नहीं होगा कुछ करने का, आपके सपने बड़े नहीं होंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपने लिए लड़ना है या हार मान के बैठ जाना है। तो मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि जब मैंने घर में इतना सब कुछ फेस किया है, पूरी फैमिली को टाइम दिया, ससुराल वालों को, सबके लिए इतना सब कुछ, मुझे मेडल तो मिला नहीं और ना तब तारीफ की थी ना अभी करेंगे, तो क्यों ना खुद के लिए जिया जाए और दूसरों को भी मोटिवेट किया जाए। आप रियली बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, आपसे रियली बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे। एंड ये जो आपका थिंकिंग है ना, ये काफी ज्यादा बोल्ड है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की की ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए। और आप रियली में सेल्फ लव की एक मिसाल है, क्योंकि इसी को असल में सेल्फ लव कहते हैं। हाँ, जो yes, दूसरों के लिए करे ही करे और अपने आप के लिए भी करे। तो आपने ऐसा क्या देखा कि महिलाओं के साथ ऐसा किस तरीके का टॉर्चर हो रहा है, मेंटल, फिजिकल? वैसे तो मैंने बहुत सारे केस ऐसे हैंडल किए हैं और खुद ने फेस किए हैं, देखे हुए हैं, मेरे खुद की आंखों देखी, क्योंकि हम आस पड़ोस में बनती हुई घटनाएं भी देखते हैं आपके हमारे आस पड़ोस में। पर कुछ केस ऐसे आए ना जिन्हें मैं देख के रह गई, मैं खुद दंग रह गई थी कि आज भी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। एक मेरे पास आया था वटवा का केस। लेडी मुझे रात को 12:30 बजे फोन करती है कि मैडम मैं बाथरूम में बंद हूँ, प्लीज आप किसी भी तरीके से मेरे पास पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दीजिए ताकि मेरी जान बच सके। मुझे नहीं पता मैं अगले पल जिंदा हूँ या मर जाऊं, मुझे नहीं पता। हाँ, वो इस कंडीशन में थी, बाथरूम से मुझे फोन कर रही थी और वो ये भी बोल रही थी कि शायद बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया जाए तो मैं आपको फोन भी नहीं कर सकती हूँ, फोन शायद मेरे हाथ से छीन लिया जाएगा। तब मैंने उस लेडी को तुरंत ये बोला कि आप सी टीम को फोन करिए और मैं पुलिस स्टेशन में बात कर लेती हूँ, मैं पहुंचती हूँ, बाकी अकेले मैं नहीं आ सकती हूँ ऐसे, क्योंकि आपके हस्बैंड मेरे पे स्टेप ले सकते हैं। अच्छा। तो फिर उसमें मैंने देखा कि वो लेडी किस तरीके से टॉर्चर थी। उसका हस्बैंड उसे मेंटली बनाने पे तुला हुआ था कि ये मेंटली साबित हो जाए सबके साथ, क्योंकि उसने बताया था कि कुछ मैडम ये लोग ऐसा करते थे कि जैसे मेरा सर दीवार में मार दिया और फिर है ना दरवाजा खोल दिया, पड़ोसी भी आ गए, तो देखो बोले इसने अपने आप से सर दीवार में मार लिया, और बोले ये देखो पागल है पागल है। बोले मुझे पागल, तो बोले मेरे हस्बैंड का अफेयर था, तो मेरी ही सिस्टर से शादी करनी थी, बोले साली से अफेयर था, तो बोले उससे शादी करनी है। तो बोले मुझे मेंटली अगर ये लोग साबित कर देंगे तो मैडम मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मेरे बच्चे भी मुझसे छूट जाएंगे। फिर मैं गई उसकी हेल्प करने के लिए रात को 12:30 बजे। जैसे कि मैंने बोला ना कि मेरा बेटा हेल्पफुल है, मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी भले रात है पर एक लेडीज को जरूरत है। बोले मैं समझता हूँ, तो बोले मैं आपको लेके चलता हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ में गया। और दूसरा उसने बोला आपकी सेफ्टी का भी सवाल है रात को, क्योंकि हमारे लिए भी खतरा होता है। हाँ, तो मैं गई, वही सेम चीज मतलब सिचुएशन हुई। मैं गई सी टीम को लेके, वहां पे भी हमने बहुत कुछ देखा। पुलिस स्टेशन गए तो हमको उसके हस्बैंड ने धमकी दी मुझे कि बोले आपको तो मैं देख लूंगा, बोले आप बहुत ज्यादा वो बन रही है ना स्मार्ट अपने आप में, बोले पुलिस लेके आ गई और इसको बता दिया। बोले मुझे पता है वो आपके कांटेक्ट में है कब से। मैंने बोला मिस्टर वो मेरे कांटेक्ट में आज ही आई है, मैं उसको नहीं जानती हूँ, उसे कहाँ से मेरा रेफरेंस मिला वो भी मुझे नहीं पता है, उसने मुझसे हेल्प मांगी है तो मैं हेल्प करने आई हूँ। और मैंने बोला मैंने देख लिया है, मैंने बाकी आपके पड़ोसियों से भी पूछा है कि आपका बिहेवियर आपकी वाइफ के लिए कैसा है। मैंने बोला एज ए सोशल वर्कर मैं तो ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ, और दूसरा आपको जो भी करना है मेरे खिलाफ कर लो। मैंने बोला मैं डर के और चुपचाप बैठने वाली नहीं। जो महिला थी उसको पागल बनाया जा रहा था, उसका पति उसको जानबूझकर दीवार पे मार रहा था। इसका मतलब यही था कि उसने पहले से ही प्लान करके रखा था कि इसको पागल बनाएंगे, ये पागल बन जाएगी, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। रियली में बहुत ही ज्यादा डरावना केस है एक्चुअली, क्योंकि अगर कोई प्लान करके किसी को पागल साबित कर रहा है और थैंकफुली आप वहां पर आ गए, और आपके जैसे लोग रियली में सोसाइटी को चाहिए, क्योंकि
ये तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये केस हो रहा है, हाँ इससे भी बुरे बुरे केसेस हो रहे हो होंगे रहे हैं, इंडिया में। हो रहे हैं, हो रहे हैं। आज भी लड़कियां सफर कर रही हैं क्योंकि अभी का जो इमेज बना है लड़कियों का कि ये बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट बन गई हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट लड़कियां लड़कों को फंसा रही हैं। आज के जमाने में भी आप केसेस देख रहे हो कि लड़कियों के साथ ऐसी चीजें हो रही हैं। देखिए हम है ना कितनी भी इक्वलिटी की बात कर लें कि इक्वल है लड़का और लड़कियां, और कितना भी हम ये सोचे ना कि लड़कियां चांद पे पहुंच गई, पर आज भी एक बात आपको बोलूंगी तो हंसी आएगी, क्योंकि भले लड़कियां चांद पे जा रही हैं पर घर पे आप चाय और पराठे बना के जाओ। बहुत ही घर पे जो उनको फेस करना है ना वो कोई नहीं सोच सकता है। वो मैं बोल रही हूँ ना, महिला कोई भी महिला हो, मैं बोल रही हूँ हाउस वाइफ है, वो बहुत हिम्मती होती है, उसके अंदर बहुत हिम्मत है अगर कुछ करना हो तो। और आज भी हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे टैलेंट छिपे हुए हैं, पर बस हमारी बदकिस्मती ये है कि उन्हें बेचारी को बाहर आने का मौका नहीं मिला है। कुछ लड़कियां बाहर आती भी हैं, कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा हिम्मत वाली होती है। अभी एक हाल ही में केस आया था राधिका का, Yes. जिसको उसके पापा ने ही मार दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रील बनाती थी इसके लिए मारा। इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है? इसका पूरी तरीके से ये पता ही नहीं है, ये तो एक सीक्रेट है कि है क्या, क्योंकि उसकी फ्रेंड कुछ और बोल रही है। फिर मैं ये सोच रही हूँ जहाँ उसके पिता ने उसको इतना सपोर्ट किया आगे आने में, अपनी जॉब तक छोड़ी, फिर उसके पिता ने उसे गोलियों से कैसे मार दिया, ये भी एक सीक्रेट है। हाँ, तो ये तो हम देखते हैं कि कौन कौन से पहलू आते हैं। सोचने जैसी बात है कि एक महज रील बनाने वाली छोटी सी बात पे कोई पिता कैसे गोली मार सकता है, अपनी बेटी की जान कैसे ले लेगा। ये तो बहुत भय है मैम। हाँ ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि उसके जो पिता थे उसको बहुत ज्यादा सुनने को मिलता था कि वो अपनी बेटी का कमाई खा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही मशहूर टेनिस प्लेयर थी। तो इसमें आप क्या कहोगे कि ये सच है या ऐसी अफवाह नहीं, मुझे तो अफवाह लग रही है। मैं हाँ ये मान सकती हूँ कि उनको ताने मिलते होंगे जरूर, क्योंकि हमारा समाज है ना आज भी बहुत, हम नहीं सोच सकते हमारा समाज किस तरीके की बातें कर सकता है, किस लेवल पे जा सकता है। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसे बढ़ता हुआ भी नहीं देख सकते हैं, वो उनके ही आसपास के लोग होंगे। मैं नहीं मान सकती हूँ कि इस बात पे एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार के, जहां तक कि ऐसा भी सुना है कि उनके मतलब जो उनके पापा ने मतलब रेंट पे जो मकान वगैरह दिए हुए थे, उनका ही रेंट 7 लाख रुपए आता था। तो फिर वो कैसे अपनी बेटी की कमाई। और मैं तो बोल रही हूँ आज के टाइम में जब हम बात करते हैं इक्वलिटी की कि बेटा और बेटी बराबर, तो खा भी रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। अगर एक पिता अपने बच्ची को इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है और उसको उस मुकाम पे लेके जा रहा है कि वो इतनी बड़ी प्लेयर बन पाई, तो अगर वो कमा के पिता को भी खिला रही है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। उसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों एक बेटी अपने पिता का पालन पोषण नहीं कर सकती? क्योंकि पिता, कोई भी पिता है, वो पूरी जिंदगी की कमाई अपना सब कुछ लगा देता है बच्चों को बड़ा करने में, पालने पोषने में, उन्हें आगे बढ़ाने में। इस केस का एक ऐसा भी पहलू है, लड़की थी, उसने मुसलमान के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट किया था और उसके बाद जो उसके पापा थे उनको पता चल गया था कि ऐसा सब हुआ है और वो सुनने में आया था और वो गुस्सा भी हो गए थे। क्या इस रीजन से मार सकते हैं बेटी को? हम इस टॉपिक पे कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि अभी कुछ भी सामने आया ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक पे भी मारा होगा। हाँ, ये भी सुनने में आया कि उसकी माँ तक को नहीं पता है, तो फिर हम और आप तो कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि क्या था क्या नहीं है। सोचने जैसी बात है, क्योंकि माइंड करने जैसा है कि एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मारी, वो भी टेनिस प्लेयर। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जो उसकी माँ है वो, उसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि मैं सो रही थी और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनको कोई क्लैरिटी नहीं है। और ये इतना बड़ा सीक्रेट बन गया है कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उसकी माँ भी कंफ्यूज है कि ये सब अचानक से कैसे हो गया। यस, कंफ्यूजन ही है इस केस में, कुछ भी नहीं पता है हमें। जब ये एनजीओ स्टार्ट किया था इसके पीछे क्या जर्नी थी? तो मैंने सब फेस किया है फिजिकली एंड मेंटली, और लोगों के ताने मुझे तो ये तक अभी भी सुनने को मिलता है। ये तो घूमती फिरती रहती है, पर मुझे पता है घूमना फिरना नहीं है, मैं मेरे लेवल पे क्या काम कर रही हूँ जी। मैंने खुद जब ये सब फेस किया तो मैंने खुद को मोटिवेट किया है। तब मैंने एक फैसला किया, अपने लिए तो लड़ाई लड़ी रही हूँ। जो ऐसी महिलाएं शिकार हैं घर में घरेलू अत्याचार का, क्यों ना उनकी भी हेल्प की जाए। बिल्कुल। तो उनकी हेल्प करने के लिए फिर आप उस लेवल तक आनी चाहिए, उस लेवल तक होना चाहिए, तो आपकी पहुंच भी होनी चाहिए और आप भी उस लेवल तक होने चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपके ऊपर पहले ये सब हुआ, आपने वो चीज फेस किया और आप इतनी हिम्मत वाली थी कि आपने उस चीज से डट के सामना किया। देन आपने सोचा कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो समाज में और कितनों के साथ ये हो रहा होगा।
तब आपने सोचा कि मैं अपनी मदद तो मैंने किया ही, हाँ। साथ में अब मैं दूसरों की भी मदद करूंगी। यस, मैंने यही सोचा। कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं वो खुद सहती रहती हैं, उन्हें उनके अधिकार ही नहीं पता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो वो दिमाग में डाल दिया गया है। जैसे आप 90s की अगर बात करें, औरतों का ऐसा मानना था कि अगर वो डोली में आई है तो अब अर्थी में ही जाएगी, अर्थी में ही जाएगी। चाहे उनपे कितना अत्याचार हो, कुछ भी हो, वो पति के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती थी। ऐसे जनरली देखा जाता है कि अगर जो पत्नी हाउसवाइफ है तो जब उस पति से पूछा जाए कि तुम्हारी पत्नी क्या करती है, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ कर देती है। बिल्कुल, उसके लिए वो पत्नी कुछ नहीं कर रही है, जबकि वो पूरा घर चला रही है। यस, उसके खाने से लेकर उसके सोने तक का ख्याल रख रही है, ख्याल रख रही उसके है। बच्चों को पाल रही है, उसके मम्मी पापा का ख्याल रख रही है, पर उस पति के नजर में वो कुछ नहीं कर रही कुछ है। नहीं कर रही है। ससुराल में जाके उनको ऐसा कहा जाता है कि तुम क्यों जॉब करोगे, हमें पैसों की कमी है क्या, हम बहू से काम करवाएंगे। हाँ, और उनको ये कहा जाता है कि तुम कुछ मत करो, घर का काम करो, और जिसको वो कुछ नहीं कहते हैं। जैसे कि अभी ये जो माँ बाप की जो बातें हो रही है, तो अभी के जो पेरेंट्स हैं, जेन जी पेरेंट्स जो हैं, सो उनको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो है ना अपने टाइम की बात कर रही हूँ कि पहले की जो मतलब पहले के जो पेरेंट्स होते थे ना, वो सब कुछ अपना मतलब कहा जाए कि तन मन धन यस, सब बच्चों को और फैमिली को देते थे। और आज के पेरेंट्स की बात की जाए ना, उन्हें खुद को नॉलेज नहीं है कि हमें क्या करना है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। आजकल आपने जैसे देखा ही होगा कि हम बोलते हैं कि बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं ये वो, जबकि हाँ कोरोना आया उसके बाद से तो सबको ही पता है कि मोबाइल का तो बहुत ज्यादा ही मतलब ट्रेंड हो गया है कि पढ़ाई लिखाई भी करनी है तो मोबाइल पे ही करनी है। और अभी जो आजकल के एक साल का क्या मतलब 6 महीने का बच्चा आ रहा है, अगर वो रो रहा है, उसकी जिद मतलब उसको चुप कराना है तो फोन पकड़ा दिया, कुछ भी मतलब जिद कर रहा है फोन पकड़ा दिया आपने। और मम्मी भी अपने उस पर अलग लगी हुई है रील बनाने में या अपने सोशल मीडिया हैंडल करने में। टिकटॉक चालू जो हो गया था, हाँ, वो डांस करने में उसमें लगी हुई है, तो वो बच्चों पे क्या ध्यान देंगी। यस, और हमारा टाइम तो बहुत अलग था। बाकी जो आजकल के जो पेरेंट्स है ना, हाँ वो अलग है। बीच के जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को लंच में जो फास्ट फूड्स वगैरह ज्यादा उनको प्रोवाइड करे, लाइक पास्ता मैगीज वगैरह दे रहे हैं, तो पहले के लोग हेल्दी खाना प्रोवाइड करते थे उनको लंच में। तभी तो हम और आप देख भी रहे हैं ना, बच्चों के चश्मे भी आ रहे हैं, यस, जरा जरा से बच्चे कैंसर का शिकार हो रहे हैं, अटैक भी आ रहा है। तो ये सबका असर कहीं ना कहीं खान पान भी है। जब हमारा टाइम था ना, हम अपने टिफिन में, मैंने भी अपने बच्चों को वही दिया और हमने भी वही, हमने दिया है अचार पराठा या आलू की सब्जी हो गई। यस, आजकल तुम ये दे रहे हो, मैगी है, नूडल्स है और ये पास्ता वगैरह, इससे क्या होता है। इससे उनकी और हैबिट बढ़ रही है, तो बाहर भी यही सब खा और रहे हैं। बाहर भी यही खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर। बाहर आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा होती थी, जैसे कि क्रिकेट, गुल्ली डंडा, लाइक अपने बोल सकते हैं पुराना। Yes. अभी के लोग मोबाइल में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि फ्री फायर बहुत तेजी से चला था, पबजी बहुत तेजी से Yes, चला था, तो yes. उसको लेके आप बताएं। कैसा है कि इंडोर तो ठीक है आपने बोल दिया, यस, अभी एक रूम से दूसरे रूम में कौन बैठा है ना, किसी को नहीं पता है। यस, इतनी बड़ी फैमिली है पर सब फोन में लगे होंगे। बच्चों का तो हम क्या ही कह सकते, बड़े बड़े भी, बूढ़े बूढ़े भी फोन में ही लगे हैं। तो बच्चे तो मतलब वो फोन तक सीमित हो गए, इसीलिए बच्चों की फिजिकल जो एक्टिविटी है Yes. वो कम हो गई। और पहले के टाइम पे कैसा था कि आप लोगों को भी पता होगा, हम लोग ही खेलते थे, खो खो खेलते थे, फिर ये लंगड़ी खेलते थे। पहले यही सब भी होता अब पहले इससे क्या होता था कि फिजिकल मतलब है ना, रहते थे। एक्टिव रहते थे बच्चे। अब आजकल वो फोन ही चलाने में लगे हैं, तो उनकी हेल्थ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बहुत बुरा फोन असर का। पड़ता है, फोन का। अब वो एक्टिविटी दूसरा, नहीं हो पा बच्चे आप देखना, जो पहले के जो बच्चे थे ना, अभी आजकल के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। फोन हम और आप तो पहले जानते भी नहीं थे डिप्रेशन होता क्या है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो एक गेम चला था ना ब्लू वेल करके, उसको लोग ज्यादा हाँ। डिप्रेशन में जा रहे थे। वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा बच्चा कौन सा गेम खेल रहा है, हमको ये भी देखना है हमारे फोन में क्या डाउनलोड है, क्योंकि फोन तो आपका ही है ना। जुआ और सब हो गया। अगर वो इस लायक नहीं है तो आप उसको फोन लेके अलग से कैसे दे रहे हो। कैसे दे रहे? पढ़ाई को लेके लोग ज्यादा इसमें फायदा उठा रहे हैं। हाँ, बच्चे लोग, और कि बच्चे हमारा झूठ पढ़ाई बोलते चला, हैं झूठ कि हाँ बोलते हैं। हमारा पढ़ाई का है, हमको होमवर्क मिला है तो हमको फोन से ही करना है, हमको इससे हमारी ही पढ़ना मीटिंग है, है। यही होता है। और आज के जमाने में भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको उनके राइट्स के बारे में नहीं पता है। जब उनको अपने राइट्स के बारे में पता होगा तभी वो कोई स्टेप ले सकती है। ये बात हकीकत है, पर इसका सबसे बड़ा पहलू या सबसे बड़ा मुद्दा कहा जाए ना, तो उनका शिक्षित होना जरूरी है। बिल्कुल। आप शिक्षित होंगी तो आपको आपके राइट्स पता होंगे। दूसरा, चलो शिक्षित हो कि नहीं हो, पर आपके ऊपर अगर अत्याचार हो रहे हैं किसी भी प्रकार का, फिजिकली हो, मेंटली हो या शारीरिक हो या मान लो मानसिक है, आपके ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे
तो फिर आपके लिए कोई नहीं आएगा, कोई सामने नहीं आएगा। इसके लिए बोलते हैं ना कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा सहने वाला पापी होता है। होता है। कि आप भी अपने ऊपर पाप कर रहे हैं, क्योंकि ये धरती पे कोई भी बिना मतलब के तो आया नहीं है। आप भी एक आत्मा हो, जीव हो। आप अपने ऊपर अत्याचार कैसे होने दे रहे हो? आप उसके खिलाफ लड़ो, आप आवाज उठाओ, आप अपने लिए स्टेप लो, फिर आपके हेल्प के लिए 10 लोग आएंगे सामने से। पर हाँ, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा अपनी हेल्प के लिए। ये आपने बिल्कुल सही बात की और हर लड़की को ऐसा करना भी चाहिए। पर अगर इसका हम दूसरा पहलू देखें तो ऐसे बहुत सारे केसेस रिसेंटली सामने आए हैं जिसमें लड़की ने लड़कों का फायदा उठाया है, उनको फंसाने का कोशिश किया है, एंड कुछ केसेस में लड़कियों ने लिटरली मार ही दिया है लड़कों को, अपने हस्बैंड्स को मार दिया। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जैसा कि देखो, हम यही बोलेंगे कि हर सिक्के के दो पहलू, जी। हर सिक्के के दो पहलू। तो जैसे इसका ये जो आप बोल रहे हो कि लड़कियों ने फायदा उठाई है, सही बात है, यह हकीकत है। पर ये जो लड़कियां आजकल की जो जिस तरीके की हरकत कर रही हैं, मैं तो इसे बहुत ही गलत मान रही हूँ। मानवी है कि आप किसी की हत्या करो, किसी के बेटे को उसकी माँ से छीन लो, आपको उसके साथ नहीं रहना है, मत रहो, डिवोर्स ले लो। पर आपको ये हक नहीं बना है, आपको ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि आप किसी के बेटे की हत्या करो। इसी बात का ही मतलब हम बोलते हैं ना, अभी कैसा है कि घरेलू उत्पीड़न और घरेलू अत्याचार महिलाओं के बारे में मतलब इतने सारे एनजीओ और ये सब हो गए हैं उनके सपोर्ट के लिए। पुलिस स्टेशन में भी यही हो रहा है, महिलाएं जाती हैं और झूठा झूठा इल्जाम लगाती है दहेज प्रथा का और उसका, और वो बेचारे पीड़ित होते हैं। वो उनको ये नहीं पता है कि है ना, ये बेचारा ऊपर से पीड़ित है उस पत्नी से। आजकल की लड़कियों को चाहिए बस वो और उनका। हाँ, पहले कैसा था कि पहले बड़ी फैमिली नहीं चाहिए थी, सास ससुर और उसके हस्बैंड। अब तो वो भी नहीं, अब तो हस्बैंड भी नहीं चाहिए लड़कियों को, हाँ ये तो है। बस पैसा चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, हस्बैंड भी नहीं चाहिए। अब तो ऐसी प्लानिंग करने लगी लड़कियां, मुझे तो शर्म आती है कि मुझे लगता है कि साला ऐसी ये लड़कियां मतलब महिलाओं के नाम पे कलंक है। हाँ वो तो है। प्लानिंग करती है, प्री प्लान करती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इससे मैं शादी करूंगी, पर मैं पापा से बोलूंगी तो शादी नहीं करने देंगे, तो इससे अच्छा है पापा जो लड़के का रिश्ता लेके आए हैं उससे मैं शादी कर लेती हूँ, फिर मैं उसको मार दूंगी, उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। तो वो महिला है ही नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ एक टाइप की राक्षस नहीं है, क्योंकि जिस महिला के अंदर दया और ममता नहीं है वो महिला है ही नहीं है, महिला कहलाने लायक नहीं है। आप गलत नहीं मानना, पर मैं तो एक चीज बोलूंगी आज भी कि हर महिला के अंदर दया और ममता होनी चाहिए। अपने लिए लड़ो, पर गलत फायदा मत उठाओ। अभी तक जो घर चल रहे थे वो महिलाओं की वजह से चल रहे थे। उन्होंने थोड़ा बहुत सहा है तो घर परिवार अच्छे से चले हैं सुचारू रूप से। बाकी जो आजकल हो रहा है सीधे हत्या ही हो रही है, इस पे तो क्या ही बोला जाए। जी बिल्कुल। जो महिलाएं होती है उनको देखा ही जाता है एक बेटी की नजर से, एक माँ की नजर से। और अगर एक माँ ही ऐसा दुष्कर्म कर रही है तो वो ना तो महिला है और ना वो माँ, क्योंकि महिलाओं को जाना ही जाता है उनकी सॉफ्ट हार्ट के लिए। कितना Yes. ममतामयी होती हैं लड़कियां। वाइफ अपने हस्बैंड का इतना ज्यादा ध्यान रखती थी, पैर दबाती थी, इतना ज्यादा सेवा करती थी, और आज के जमाने में मार रही है अपनी ही पति को। ध्यान रखना ठीक है, पहले के जमाने में ऐसा था कि है ना, उसका पति लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, जैसा भी हो, वो उसके लिए उसका भगवान है, क्योंकि वो उसका भरण पोषण करता है। तो हमारे ग्रंथों में यही सिखाया गया है कि आपका पति आपके लिए भगवान है। और हम सब ने यही मान के आज हम सब मतलब महिलाएं आज तक यही सब मानती आई हैं। बिल्कुल। और जो आजकल की जो लड़कियां ये कर रही हैं, मैं तो नहीं मानती हूँ कि ये महिला है, क्योंकि महिला का दूसरा नाम ही दया और ममता। तो ऐसे जो केसेस होते हैं जिसमें जो लड़कियां होती हैं वो पहले एक लड़के के साथ शादी करती हैं, देन उनका बीएफ पहले से होता है, हाँ, और उसके बाद वो पति का मर्डर का प्लान करती है एंड देन वो अपने बीएफ के साथ भाग जाती है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि पेरेंट्स कहीं वो रूढ़िवादी हैं, उनको रोकते हैं, या लड़कियां का माइंडसेट ही ऐसा हो गया? नहीं, पेरेंट्स इसमें जिम्मेदार नहीं है। हाँ, कहीं कहीं होंगे। देखे, जैसे हम बोलते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जी। पेरेंट्स है ना, हर पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। कुछ पेरेंट्स बढ़ावा देते हैं, पर हर पेरेंट्स ऐसे नहीं होते। तो ये तो लड़कियों का ही माइंडसेट है। आजकल का जमाना कैसा है, सब दिखावा है, तो उन्हें अपने शौक पूरे करने हैं, तो कैसे करने हैं वो प्लान कर लेती हैं। जॉब नहीं करनी है, कुछ अच्छा सोचना नहीं है, बस अच्छे लड़के से शादी कर लो और बस उसके साथ थोड़े बहुत दिन रहो, या तो उसकी विधवा कहलाएंगी, या फिर अपने बीएफ से शादी कर लेंगी, उसकी प्रॉपर्टी हथिया लेंगी, या उन लोगों पे केस दर्ज कर दो कि ये लोग मुझ पे अत्याचार करते हैं। और अब पुलिस तो होती है साथ में। पर अभी अभी कैसा हो गया है, मैंने खुद ने देखा है, अब तो पुलिस भी साथ नहीं देती।
अब तो कानून भी समझ गया है कि लड़कियां इस चीज का गलत फायदा उठा रही हैं। हाँ। मैंने खुद के केस देखे हुए हैं, तो अब पुलिस वाले भी जल्दी से कंप्लेन नहीं देते हैं। ये मुझे अच्छा है, खुशी हुई है ये जान के। पर एक सर्च में ये भी पाया गया है कि जितने भी घर में मतलब जो घरेलू हिंसा का कारण है, अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही है, डिवोर्स का सबसे बड़ा रीजन फोन है। वो बिल्कुल। कैसे है? सोशल मीडिया, आपने फेसबुक अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, कुछ भी बनाया, अननोन पर्सन जुड़ते हैं आपसे, आप उसमें चैटिंग कर रहे हैं और किसी से भी फ्रेंडशिप कर रहे हैं, लव भी हो रहा है, उनसे मिलने भी जा रहे हैं। ये पहले नहीं था। ये सारी जड़ फोन है, मैं तो मानती हूँ। आजकल के डिवोर्स का और ये जो भी बच्चों के साथ भी हो रहा है, किसी के भी साथ जो भी हो रहा है, सबकी जड़ फोन है। हाँ, मतलब इतने ज्यादा केसेस हमने देखे, जैसे बहुत ही फेमस एक केस है सीमा हैदर वाला। जब से वो सीमा हैदर वाला, सीमा हैदर, हाँ, यस, वो हाँ, पबजी वाला, पबजी पबजी वाला, से वो हाँ, कर लिया था, फिर वो भाग गई थी। तो तब से लेके, जब से वो सीमा हैदर वाला हुआ है, तब से लेके और भी बहुत ज्यादा महिलाएं हैं जो फॉलो करी है इस चीज को, हाँ। कि वो ऐसे लूडो जैसी गेम होती है, ऑनलाइन होती है, पबजी हो गई या फ्री फायर, कोई भी गेम हो गई, उसमें चैटिंग करना बहुत ज्यादा आसान होता है। एक बात और बोलूंगी हाँ से, महिलाओं को उनके राइट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले महिला को एक राइट अपना ये पता होना चाहिए कि आप जैसे कहीं भी सफर कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, और आपको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम यूज करना है, तो आप किसी भी होटल में जा सकती हैं, होटल या रेस्टोरेंट में जा सकती हैं। ये आपका राइट है, आपको वहाँ का ओनर रोक नहीं सकता है। अगर रोकता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। सबसे पहले तो आप ये अधिकार अपना जानें। अगर आपके घर में आपके साथ अत्याचार हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, फिजिकली या मेंटली जो भी है, तो उसके लिए आपको स्टेप लेना होगा अपने लिए, क्योंकि आप अपनी प्रगति और आजादी के लिए आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा आपके लिए। अगर आपको अपने लिए कुछ करना है, खुद अपने अधिकार जाने और अपनी आजादी के लिए स्वयं की लड़ाई लड़ें। आप आज आवाज उठाओगे तभी कल खुद के लिए जी पाओगे। तो मैम, मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, जिसका आंसर आपको एकदम जल्दी जल्दी देना है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट फूड छाछ के आलू आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा है? भाजी। पाव भाजी, मेरा भी पाव भाजी है। पाव भाजी। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन? वृंदावन। वृंदावन। ओके। तो पॉडकास्ट खत्म होते ही सबसे पहला काम आप क्या करोगे? पॉडकास्ट खत्म होते ही मैं सबसे पहले कोल्ड कॉफी पीऊंगी और पाव भाजी खाऊंगी जाके। सबसे गुस्सा आपको किस बात पे आती है? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब आप अपने लिए नहीं बोल पाते हो, अपने लिए आवाज ना उठा पाओ, तब मुझे गुस्सा आता है। कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट बना है कि आपके लड़के ने कभी मजाक मजाक में आपको बोला हो कि मेरे को एक लड़की पसंद है, तो उसको पटाने के लिए थोड़ा ट्रिक दीजिए? उसने बोला है, अच्छा। मैंने बताया ना जैसा कि मेरे दोनों बच्चे, मतलब मैं उस टाइप की टिपिकल मदर नहीं हूँ। Yes. मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ, मेरी एक बेटी भी है बहुत सुंदर और बेटा भी है, Okay. और दोनों मेरे बच्चे फ्रेंडली रहते हैं। तो मेरे बेटे ने मुझे बोला है, एक बार हम कहीं बाहर जा रहे थे तो मेरा बेटा मुझसे बोलता है, मम्मी मैंने एक लड़की पसंद की है, आप हाँ बोल दोगी ना? उसे ऐसा लगा था, उसने बोला कि मम्मी अदर कास्ट है, Okay. तो उसने बोला कि मम्मी आप हाँ करोगी या ना करोगी बताओ ना, मैं पापा से बोल नहीं सकता हूँ, आप बताओ ना। तो मैंने बोला हाँ सीधी सी बात है, मैं हाँ कर दूंगी, और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तो बोले अपने कास्ट में नहीं होगी तो भी, तो मैंने उसको ऐसे ही उसका मतलब- थोड़ा फेस देखा होगा आपने, डरावना सा लगा। हाँ, मैंने बोला नहीं अपने कास्ट की नहीं होगी तो नहीं मैं करूंगी, मुझे तो अपने कास्ट की लड़की चाहिए। हाँ। जो भी बेटी है, तो उनके गोल को लेके आप क्या उनकी हेल्प कर सकते हो, और क्या आपसे कभी उन्होंने डिस्कशन किया कि मेरे को मम्मी इसमें मेरे को हेल्प कीजिए, सजेस्ट कीजिए कुछ, क्या बनना है? मेरी बेटी में एक तो है ना अभी बचपना बहुत है, अच्छा। वो 17 के ऊपर हो गई पर उसमें बचपना बहुत है। Okay. वो है ना कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाती है, कभी वो इस साइड रहती कभी उस साइड रहती है, 17 मम्मी ये की एज करना में है तो वो होता है। करना है। तो मैंने उस पर कभी भी प्रेशर नहीं किया है, यहाँ तक कि 11th में मतलब मेरे बेटे ने बोला कि साइंस ले ले, तो मैंने बोला उसे लेने दो, जो भी उसको सब्जेक्ट उनको लेना हो सही उसको लगे। चूज करने दो, हम प्रेशर नहीं कर, क्योंकि हम प्रेशर करेंगे तो वो फिर है ना उस पर फोकस नहीं कर नहीं कर पाएगी। पाएंगे। तो बच्चे सबसे ज्यादा क्या डिमांड करते हैं आपसे बनाने के लिए? मेरी बेटी ज्यादा डिमांड करती है, मेरा बेटा तो मुझे खुद ही बना के खिला देता है। ओह, वाह। आप लोग हंसेंगे। मुझे मक्के की रोटी बनाने नहीं आती मेरे बेटे को। मेरा बेटा काफी हेल्पफुल है। तो ऐसी कोई बहुत इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग टिप अगर आप देना चाहो? हर पेरेंट से ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के क्लोज रहें। अगर किसी औरत पे कोई अत्याचार हो रहा है तो वो आप तक कैसे पहुंच सकती है? मैंने सोशल मीडिया पे आईडी बनाई हुई है मेरी, रचना रचित चैरिटेबल ट्रस्ट,
तो वो मेरा पेज है, आप उस पर मैसेज करिए। और मेरा कार्ड भी मैंने दिया हुआ है, तो आप उससे मुझे कनेक्ट कर सकते रियली बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड हो रहा है आपसे बात करके। हैं। आप जो अपने लाइफ में कर रहे हो इट्स रियली वेरी इम्प्रेसिव। आई रियली होप कि हमारे दर्शकों को भी ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट था। बहुत सारी बातें हमने मैम से जानी हैं एंड आई रियली होप कि अगर आप पेरेंट्स हो तो आप ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे और एज अ वुमन अगर आप वुमन हो तो आप राइट्स का मिसयूज़ नहीं करो। अगर आप पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आप उस पर आवाज़ उठाओगे। और अगर आपको मैम से जुड़ना हो तो उनकी वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। यू कैन कॉन्टैक्ट हर। रियली वेरी थैंक यू मैम एरो प्रोडक्शन में आने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं आए, दोबारा भी आना चाहूँगी। जी बिल्कुल। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और इस वीडियो को फैला दीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये पॉडकास्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Yes. सो डू द नीडफुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।